स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे, तो सामान्य विज्ञान का यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। ये यांत्रिकी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, 90 क्वेश्चंस का सेट है और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम कमीशन ने पूछे हैं। आप समझ सकते हैं कि केवल इस चैप्टर से ही 90 क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सारे प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आपको मैं हल करा दूँगा, कम से कम समय में आपको, और जो एक्सप्लेनेशन की जहाँ नीड होगी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप में पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर दिया या लगाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा? तो इसके लिए देखिए आपका होता है F = ma। तो आप अगर इसको m जो है द्रव्यमान यानी कि 20 किलोग्राम दिया गया है, तो 20 मार्कर थोड़ा ठीक नहीं है, 20 किलोग्राम को मल्टीप्लाई किया है त्वरण से और वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी कि 200 आएगा न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 200 न्यूटन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, पूछा इनमें कौन सा सही है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिंड संतुलन में है उस पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। दूसरा है, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है। तो ये बात भी सही है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा सही है? यहाँ पर आपका जो होगा जो सी विकल्प है 1 और 2 वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? तो इसके लिए बढ़ने के लिए उसे, चूँकि घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर है, तो उसको बढ़ने के लिए कोई प्रयास यहाँ करने की जरूरत नहीं। अगर वो छींकता है तो भी वो आगे बढ़ जाएगा बिना किसी प्रयास के। निम्नलिखित में से किसका संघित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो इसमें रिंग और वलय का जो है वो संघित केंद्र वस्तु के बाहर होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। देखिए आपका फार्मूला होता है 1/2 mv²। जब इससे आप हल करेंगे तो 1/2 m जो है, चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान समान है तो m यहाँ पर नहीं रहेगा, और हाफ भी अगर निकाल देंगे तो जो वेग का अनुपात आएगा उसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4/9। तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3, यानी कि 2:3 आएगा। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, 2:3। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशियों को मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें जो संवेग है वो सदिश राशि है, जो इसमें दाब, ऊर्जा, कार्य है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अगला क्वेश्चन है। तो विकल्प है आपका समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो इसमें जो विस्थापन है वो आपकी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो यानी कि यहाँ संवेग का फार्मूला अगर आपको पता होता तो आप इसको लगा सकते थे कि P = mv होता है, यानी कि m × v, जहाँ m जो होता है वो द्रव्यमान होता है और v जो होता है आपका वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। तो कह रहा है कि आपका वेग का अनुपात और संवेग का, तो ये दोनों आपको मिल गया, तो यानी कि P हो गया आपका मोमेंटम हो गया और वेग भी मिल गया, तो बचा क्या इसमें? द्रव्यमान। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? यानी कि m को अगर लेंगे तो P/m = क्या हो जाएगा? P/v हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है, इसमें हो जाएगा केवल गतिज। वॉशिंग मशीन यानी कि का कार्य सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रण पर। इसको हम लोग बुक में पढ़ भी चुके हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो दरअसल स्थिरता का जड़त्व है ये। दरअसल ट्रेन तो चलने लगती है लेकिन उसका जो सर होता है वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, इसलिए इसका जो जड़त्व है, स्थिरता का जड़त्व, तो गति का जड़त्व नहीं कहेंगे क्योंकि उसका जो सिर है वो स्थिर था और उसी का जड़त्व जो है उसकी वजह से वो पीछे झुक जाता है। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा ए। उसके बाद है यहाँ पर,
एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकेंगे। तो इसमें जो सही विकल्प होगा बराबर दूरी पर एक्स वाई जेड पर वो रुकेंगे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? विकल्प हैं आपके, क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का जो टैंकर है वो परवलयी वक्र का आकार ले लेगा। यहाँ पर इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें कई विकल्प हैं। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें क्या होगा कि उसका बाहर की तरफ बल लगेगा तो बाहरी पहियों पर उलट भी सकता है और बाहर की तरफ फिसल भी सकता है। यानी कि 1 और 3 आपका विकल्प सही हो जाएगा पहला। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र ही पूछ लिया है। तो आप जानते हैं कि जो त्वरण है वो वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। तो त्वरण को ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला फार्मूला है जो ये वाला फार्मूला है यही आपका सही है। इसमें v जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो इसमें हो गया आपका वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल यानी कि t। तो इसी के जरिए आप त्वरण को ए को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका 15 का ए जो है वो सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। ये इसको हम लोग गति के नियम में पढ़ चुके हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो काम करता है न्यूटन का तृतीय नियम का इसमें प्रयोग होता है। दरअसल क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है इसमें लागू होता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम रॉकेट इस सिद्धांत पर काम करता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। तो भाई आपने पत्थर को मारा है तो उस पर प्रतिक्रिया होगी, यानी कि जो तृतीय नियम है वो काम करेगा। तो प्रतिक्रिया के स्वरूप आपको भी चोट लगेगी। एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। तो समान गति वाला पिंड जो है वो त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? यानी जो उसका रियल वेट है वो कम कर प्रतीत होगा। तो लिफ्ट जब समान गति से नीचे आ रही हो, या जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो, या जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो, या जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। देखिए जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाएगी ना, तो जब आप उसमें खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो वजन है वो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो दरअसल इसमें जो आपका उत्तर है वो है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है ये। तो जिसका नीड होगा उसका मैं विकल्प पढ़ूंगा, अदरवाइज आपको सीधे आंसर बता दूंगा। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, अगर चम्मच को गिरा दे तो क्या होगा? फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो वहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं है, उपग्रह की गति का वह अनुसरण करता रहेगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? तो अपकेंद्रण के कारण, अपकेंद्र बल के कारण जो है वो अलग हो जाता है। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, यानी कि गाड़ी चल रही है और प्लेटफॉर्म पर गेंद फेंकता है। तो जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक है उसके द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा, यानी गेंद किस रूप में, किस पथ, किस रास्ते से गिरेगी, पथ कैसा होगा पूछा है। तो इसको फिगर के जरिए बुक में डिस्कस किया गया था। ये होगा परवलय आकार, तो परवलय होगा इसका आकार। ठीक। नेक्स्ट है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो इसमें केवल संवेग सुरक्षित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर ठीक पहुंचने से ठीक पहले जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसमें आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो कई एग्जाम में पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। इसमें आंसर होगा संवेग का संरक्षण। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित यानी कि आकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो ये हालांकि इसको प्रमाणित बाद में न्यूटन ने किया, इसलिए न्यूटन का ही सिद्धांत इसे जाना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ नाम दिए गए हैं चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो देखिए यहाँ पर आइजैक न्यूटन जो है वो सही नाम है, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्या कारण होता है? तो गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, या सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है गुरुत्व नहीं होता है वो सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। तो इसमें भी देखिए जब सेब तो कोई वहाँ पर घर्षण नहीं है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में वो गतिमान रहेगा। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो देखिए कौन सा सर्वप्रथम पहुंचेगा। तो इसमें नाम दिए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें द्रव्यमान का असर नहीं पड़ेगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे आदर्श स्थिति में। हवा में, अब यहाँ हवा की बात की जा रही है, आदर्श स्थिति नहीं है। तो हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया गया तो क्या होगा? पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल पर गिरेगी। तो इसमें हवा का जो है वो घर्षण होगा, तो लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, देखिए कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराएंगे तो मुक्त रूप में गिरेगी, उसका भार अपरिवर्तित होगा। दो गेंदें ए बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आदर्श स्थिति में भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो चूंकि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, इसीलिए ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होगा पिंड का भार। ठीक है, तो यहाँ पर, और जो विषुवत रेखा होता है वहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, इसलिए वहाँ पर सबसे कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। पीछा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, तो कारण क्या है? तो इसमें जो सबसे अच्छा कारण है, तो उसका जो विकल्प है वो सीधे वो बताता हूँ, जो डी है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका जो होता है, जो लगाया गया जो बल होता है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एफ का अगर व्युत्क्रम देखें तो जो इसमें फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ, इसके बाद ये 1/r² बनेगा। तो इसके तहत अगर देखा जाए तो इसका जो चौथाई भाग है वो हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग, यानी कि 1/4 हो जाएगा अगर दूरी को दोगुना किया जाएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38वां सवाल। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण इसका बताया गया है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि जो जी का मान है पृथ्वी चंद्रमा का वो पृथ्वी का 1/6 है, और यही वजह भी है कि पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, कथन कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम होगा? तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि वहाँ जी का मान सर्वाधिक होता है। और न्यूनतम कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा क्योंकि वहाँ जी का मान न्यूनतम है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें कई दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए भार जो होता है वो गुरुत्व के कारण होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है उतनी दूरी पर स्तुतिहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यहाँ आपका विकल्प जो है डी
सही हो जाएगा कि गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वह उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो डी विकल्प सही हो गया। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो यहाँ बलों के नाम दिए गए हैं। अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी या कोई अन्य बल। तो इसमें जो विकल्प होगा केंद्राभिमुखी, बी विकल्प वो सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बलों में 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि गलत पूछा है। तो पहला है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। देखिए जो गुरुत्व बल है वो प्रबल नहीं है, वो सर्वाधिक जो प्रबल बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। तो ये तो गलत हो गया, पहले ही मिल गया आपको विकल्प, सही नहीं है। बाकी 3 भी देख लेते हैं क्योंकि वो सही है। तो विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। जो दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, और जो प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? तो विद्युत चुंबकत्व बल माना जाता है। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जो है वो उसकी स्थिति क्या होगी? तो लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, क्या ये सही है? दूसरा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तीसरा समय के ऊपर निर्भर करती है, और चौथा तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए अगर आवर्तकाल का फार्मूला देखें तो उसका आता है T इज इक्वल टू, टी मतलब आवर्तकाल हो गया, तो 2 पाई और होता है √L/G। तो इसमें जो L है वो लंबाई है और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो आवर्तकाल जो होता है वो L और G पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई और त्वरण पर, जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर निर्भर करता है, ना कि जो इसमें दिया गया है द्रव्यमान वगैरह पर इसका प्रभाव, द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो टाइम पीरियड है इसमें आप लंबाई देख सकते हैं कि लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है लोलक की कालावधि। वैसे भी अगर देखें कि आप अगर झूला कोई झूल रहा है और उस पर अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी, कालावधि उसकी चेंज हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, तो लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त इसलिए होगी, देखिए यहाँ पर जो विकल्प हैं आपके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कारण क्या होता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं इसलिए सुस्त हो जाएगा, कुंडली में घर्षण होता है ये कारण हो सकता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो चूँकि गर्मियों में प्रसार हो जाता है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ जाती है इसलिए जो है जो घड़ियाँ हैं वो सुस्त हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? तो हमने अभी यही डिस्कस किया था कि उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई पर आवर्तकाल निर्भर करता है, लंबाई L और G पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल, जब माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण जो है शून्य होता है। इसकी कई स्थितियाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि जब माध्य स्थान से गुजरेगा तो त्वरण शून्य होगा। और इसके बाद हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी सही है कि 2 बार निर्दिष्ट वेग प्राप्त करता है। तीसरा है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है, जो त्वरण होता है वो अधिकतम होता है चरम स्थिति पर, ठीक है। जो त्वरण होगा वो अधिकतम होगा और जो गति होगा वो यहाँ पर शून्य होगी, यानी कि वेग जो है वो शून्य होगा। तो इसलिए इसमें त्वरण भी लिखा है शून्य होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 4 आपके सही हैं। अब इसमें पूछा क्या गया वो देख लेते हैं, 3 गलत है, 1, 2, 4 सही है, तो इसका देख लेते हैं। तो विकल्प में है 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 वाला सही है, कौन पूछा है सही, तो 1, 2, 4 यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो क्योंकि जो शीतकाल में आवर्तकाल कम हो जाता है, गति तीव्र हो जाएगी, तो चूँकि इसकी लंबाई जो है यहाँ पर दिया गया, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो ग्रीष्म ऋतु में तो सुस्त हो जाएगी और शीतकाल में वो तेज़ी से चलेगी, ठीक है, आवर्तकाल कम हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अगला क्वेश्चन, विकल्प हैं 15 किलोमीटर पर सेकंड,
21.1 किलोमीटर पर सेकंड, तो सीधा मैं बता देता हूँ कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ये पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है कि इसी स्पीड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए पृथ्वी से तो वो फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चली जाएगी, फिर वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। इससे कम होगा तो वापस धरती पर आके गिरेगी। तो देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वह वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी, क्योंकि अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती तब तो निकल जाता, उससे कम है, 8 किलोमीटर पर सेकंड केवल है, तो इसलिए वापस वह पृथ्वी पर आकर गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो दरअसल इसका कारण है कि जो गैस अणुओं का पलायन वेग है उसके माध्य मूल वेग से कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, यानी कि जो पलायन वेग है वहाँ पर उसका थोड़ा कम है, इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये गुरुत्व बल पर काम करता है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान ये दोनों के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है, यानी कि कोई अगर बम फेंका जाए हाथ से, तो उससे अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? तो इसका सही विकल्प होगा मूल परावैलिक पथ के साथ साथ, जो उसका परावलय पथ है उसी के साथ साथ उसका केंद्र संचालित होगा। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि होती है, जो तुल्यकाली उपग्रह होता है पृथ्वी की गति के समान ही चलता है, यानी 24 घंटे होता है, तभी वो पृथ्वी के सीन में बना रहता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। पैरासूट को लेकर एक क्वेश्चन है, पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। तो दरअसल पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और वायु का प्रतिरोध इसीलिए अधिक हो जाता है, जबकि पत्थर में ऐसा नहीं होता है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, वायु का प्रतिरोध भी कम होता है, तो इसीलिए वो तेजी से गिरता है, पैरासूट धीरे धीरे आता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसका भार वहाँ पर 0 होगा, डी। ठीक है, इसका विकल्प होगा डी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने के लिए उसकी समय अवधि, तो अगर पेंडुलम को आप ऊपर ले जाएंगे तो जी जो है वो घट जाएगा, तो लंबाई और जी, मैंने आपसे कहा था कि एल जी दोनों का असर आएगा आवर्तकाल पर, तो जी घटेगा आवर्तकाल बढ़ेगा, तो यहाँ पर समय अवधि यानी कि आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो गुरुत्व के कारण वायुमंडलीय हवा है, अगर ये गुरुत्व ना होता तो वायुमंडल यहाँ पर ना होता। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो साधारण यंत्र दरअसल क्या होता है, कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में हमारे व्यक्ति की सहायता करता है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या है? तो देखिए इसमें जो बुक है इसमें आंसर दिया है कि घटेगी, लेकिन ये मुझे सही नहीं लगा, मैंने कई जगह इसको जब देखा तो आप भी देखिएगा, इसके रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर वो अंदर लेता है तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ता है, इसीलिए रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होना चाहिए वो सी होना चाहिए, हालांकि बुक में बी दिया गया है, तो इसको आप भी देखिएगा, इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बल गुणनफल है, तो बल का फार्मूला ही होता है F = m/a, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का फार्मूला है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो इसमें ऊर्जा संरक्षण को हम लोग पढ़े ही थे कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, डी विकल्प सही हो जाएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो किसी विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो घड़ी की स्प्रिंग जो भंडारित ऊर्जा है उसकी स्थिति के कारण है, इसलिए इसकी ऊर्जा कैसी हुई? स्थितिज ऊर्जा हुई। निम्नलिखित में से किसे स्नेहक लुब्रिकेंट के भी रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल जो है एक क्षयकारी बल है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो जो बैलगाड़ी के पहियों की गति होती है वो स्थानांतरी और घूर्णी गति का है परिणाम। तो अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं, मैं आपको फटाफट करा देता हूँ। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण ये होता है कि अगर कोई समतल तल है, जैसे आपकी टेबल है, आप उसको उठाइए और उस पर कोई बुक रखी हुई है या कोई सामान रखा हुआ है, तो आप इसको इतना उठाएं कि वो जो है गिरने लगे, तो यानी कि ये जो एंगल बनता है इसी में फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण बनता है।
ठीक है। तो यही पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण है इनमें किस रूप में होता है, तो एक दूसरे के ये समान होते हैं। तो 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि ये घर्षण बल से संबंधित है। अगर इसको आप और डिटेल में चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला इसमें ए सही हो जाएगा। दूसरा है पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। तो पहिए में बॉल बेरिंग जो होता है वो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, यानी कि बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। हाँ ठीक है, अगर पूरा घर्षणहीन है तो ला सकता है। दूसरा, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका क्या कारण है? नहीं, कारण नहीं। क्या ये बात सही है? हाँ, बात तो सही है लेकिन इसका कारण नहीं है, यानी कि दोनों सही है लेकिन सही कारण नहीं है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, जिसमें ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों? तो दरअसल इसका कारण सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है, इसीलिए इस पर चलना कठिन होता है। यहाँ पर से कथन कारण हैं, उनके निष्कर्ष निकाले गए हैं। कथन पर, भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब जैसे ही उसको चलाना शुरू करते हैं तो पहले ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब वो बैलगाड़ी आराम से चलने लगती है। तो इसका कारण क्या है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण थोड़ा कम हो जाता है। पहले उसमें जड़ता होती है ना, तो घर्षण थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वो ऐसा होता है, ये निष्कर्ष निकलता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगले पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा, सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा, तो यह आर से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण बताया गया है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, पहली बात तो सही है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, लेकिन इसका कारण अगर ऐसा होता तो लोहे का घनत्व तो कम होना चाहिए ना, यहाँ तो अधिक बता रहा है, तो ये गलत हो गया, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये हो गया आपका सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? कोई भी कब तैरेगी? जब उसका घनत्व तो कम होगा। तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम, तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा आपका सी विकल्प वो सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी अधिक भारी हो गई है। दरअसल पानी में होता है तो प्लावन बल काम करता रहता है, जब ऊपर आता है तो हमें लगता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो जब उसको जल में डाला जाएगा तो वो पानी में उतना उत्प्लावन बल का प्रयोग करेगा, उसका जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ए हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सेट है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व, तो कम घनत्व के कारण वो तैरते रहते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/10 भाग ऊपर होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो देखिए, वो उतना ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। कहाँ जा रहा है? नदी से सागर में। तो नदी के जल का घनत्व तो ज़्यादा होगा कि सागर के जल का घनत्व ज़्यादा होगा? सागर के जल का घनत्व ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वो थोड़ा और उठा देगा, तो यहाँ पर क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। ए, घनत्व के कारण है ऐसा। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम होगा, क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87वां क्वेश्चन, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी तो फूट जाता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यानी कि अगर दो बुलबुले छोटे बड़े हैं तो अगर वो संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा, या समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बन जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, या दोनों संपर्क में आते ही फट जाएंगे?
क्या होगा बताइए इसमें, इसको करके देखिएगा। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होगा? घट जाता है, तभी तो कपड़े साफ होते हैं। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो उसका पृष्ठ तनाव ही होता है, जो उसको कम से कम क्षेत्रफल में रखने के लिए गोलाकार आकृति दे देता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो हमने 90 क्वेश्चंस का पूरा सेट हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर का भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, और साथ में जो बुक समरी का पार्ट है उसमें ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को आगे पढ़ेंगे। तो यूँ ही पढ़ाई करते रहिए। जो अच्छा है लाइक करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप इसमें और क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपकी जो क्लासेस है रन हो, और आपको क्या अच्छा लगा, जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके आंसर कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।